प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वोत्तर भारत का 3 दिवसीय दौरा 13 से 15 सितंबर 2025 के बीच हो रहा है, जिसमें उन्होंने मिजोरम, मणिपुर, असम, बिहार और पश्चिम बंगाल के कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 71,850 करोड़ की परियोजनाओं की मंजूरी दी है। मिजोरम में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शुरू की, जिसमें बैराबी सैरांग रेलवे लाइन और 3 नई ट्रेनें शामिल थी, जो पहली बार राज्य की राजधानी आइजोल को रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है। मणिपुर में 7,300 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। यह मोदी का 2023 में हुई जातीय हिंसा के बाद मणिपुर का पहला दौरा था। उन्होंने इम्फाल में भी 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शांति व विकास का संदेश दिया। असम में 18,530 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें राष्ट्रीय राजमार्गों, मेडिकल कॉलेजों, ब्रिज और रिंग रोड प्रोजेक्ट्स आदि शामिल हैं। उन्होंने भारत रत्न भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती समारोह में भी भाग लिया। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने स्थानीय जनता को संबोधित किया और विकास के साथ शांति और सुरक्षा पर जोर दिया। यह दौरा पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक व सामाजिक विकास, आधारभूत संरचना सुधार और भारत सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के तहत क्षेत्र को राष्ट्रीय विकास योजना से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कानपुर के शुभम द्विवेदी, जो 2025 के अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए थे, उनकी पत्नी ने बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच होना उनके लिए मुंह पर तमाचा जैसा है। शुभम की पत्नी ने यह भी कहा कि उनके पति के बलिदान और देश की भावना को देखते हुए भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का विरोध किया जाना था। शुभम द्विवेदी 12 फरवरी 2025 को शादीशुदा थे और परिवार संग कश्मीर घूमने गए थे, लेकिन घुड़सवारी के दौरान आतंकवादियों ने पहले उनका नाम पूछा, फिर गोली मारकर हत्या कर दी। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। शुभम की मौत के बाद कानपुर में प्रदर्शन हुए और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए। उनकी पत्नी ऐशान्या ने सरकार से अपने पति को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। इस घटना के बाद शुभम की पत्नी ने बीसीसीआई से आग्रह किया है कि भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैचों पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि यह उनके जैसे परिवारों के लिए बहुत कड़ा झटका है और देश की भावनाओं के खिलाफ है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक पत्थर की खदान में भूस्खलन होने से शुक्रवार को बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में कम से कम 6 श्रमिकों की मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के वक्त करीब 12 मजदूर खदान में काम कर रहे थे। घटना के बारे में बताया गया कि भारी बारिश के कारण मिट्टी नरम हो गई थी, जिससे खदान का एक हिस्सा ढह गया। इसके चलते श्रमिक मलबे के नीचे दब गए। घायलों को रामपुर हाट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि क्या खदान अवैध तरीके से संचालित हो रही थी और सुरक्षा इंतजामों का पालन किया जा रहा था या नहीं। यह हादसा पिछली बार हुई कोयला खदान विस्फोट जैसी दुर्घटना के बाद और भी सुरक्षा चिंताएं बढ़ा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य जारी रखा है। अवैध ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। 1xBet बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला और मिमी चक्रवर्ती को समन जारी किया है। ईडी ने उर्वशी को 16 सितंबर और पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को 15 सितंबर को दिल्ली मुख्यालय में पेश होने का निर्देश दिया है, जहां दोनों से ईडी की टीम पूछताछ करेगी। इस केस में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। हिंदी दिवस के मौके पर पूरे देश में हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला गया। विविध स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आप सबको भी हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षा मंत्रालय को भारतीय वायुसेना से 114 मेक इन इंडिया राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का प्रस्ताव मिला है। इस परियोजना के तहत राफेल फाइटर जेट्स का निर्माण फ्रांसीसी कंपनी दसॉ एविएशन और भारतीय एरोस्पेस कंपनियों के संयुक्त प्रयास से भारत में ही किया जाएगा। यह डील लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की होगी, जो भारत के इतिहास की सबसे बड़ी रक्षा डील मानी जा रही है। प्रस्ताव के अनुसार इन राफेल जेट्स में लगभग 7% हिस्से व हथियार स्वदेशी होंगे, जिससे भारत की रक्षा निर्माण क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। दसॉ एविएशन और भारतीय कंपनियों जैसे टाटा के साथ मिलकर भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाएगा। पहले 36 राफेल विमान फ्रांस से आयात किए जा चुके हैं, लेकिन अब भारत में ही निर्माण पर जोर रहेगा। डील पर अंतिम मुहर के लिए रक्षा सचिव के नेतृत्व में डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से मंजूरी आवश्यक है। इसके बाद निर्माण प्रक्रिया
शुरू की जाएगी। इस ऐतिहासिक कदम से भारतीय वायुसेना की क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा होगा और स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिलेगा। राफेल जहाज का निर्माण शुरू होने से भारत की आत्मनिर्भर रक्षा रणनीति को नया आकार मिलेगा और देश की सुरक्षा क्षमता भी कई गुना बढ़ेगी। जैसा कि मैंने बताया, 114 मेक इन इंडिया राफेल लड़ाकू जेट डील की कुल अनुमानित लागत 2 लाख करोड़ रुपए यानी लगभग 22 से 25 अरब डॉलर से भी ज्यादा होगी, जिससे यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी रक्षा डील बन जाएगी। कुल लागत 2 लाख करोड़, प्रति विमान करीब 175 से 200 करोड़ लागत अनुमानित है। इसमें 60% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री होगी और उत्पादन भारत में ही शामिल रहेगा। लागत में निम्न बातें शामिल होंगी: विमान विनिर्माण एवं एवियोनिक्स, हथियार, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और ट्रेनिंग। पूरा फंड केंद्र सरकार के रक्षा बजट से मिलेगा, जिसकी मंजूरी रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस मिनिस्ट्री और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी देगी। भुगतान चरणबद्ध होगा। निर्माण प्रगति के साथ किस्तों में पैसे जारी होंगे। प्रोजेक्ट्स के लिए फ्रांस की कंपनी दसों एविएशन और भारत की कंपनियां जैसे टाटा, HAL आदि रणनीतिक साझेदार होंगी, पर मूल आर्थिक जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। यह डील भारत के सैन्य आधुनिकीकरण और मेक इन इंडिया अभियान को अभूतपूर्व गति देगी, साथ ही रक्षा क्षेत्र में भारी निवेश और उच्च तकनीक ट्रांसफर का मार्ग भी खोलेगी। राफेल लड़ाकू विमान की इस बड़ी डील में फिलहाल भारत सरकार ने कोई उधार या विदेशी फाइनेंसिंग की आधिकारिक योजना सार्वजनिक नहीं की है। वर्तमान में यह डील केंद्र सरकार के रक्षा बजट से वित्त पोषित होने की संभावना है और अधिकांश रकम भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा सीधे मंजूर की जाएगी। फ्रांस के साथ पिछली राफेल डील में भारत ने सीधे पेमेंट की व्यवस्था की थी, जबकि मिस्र जैसे कुछ देश फ्रांसीसी बैंकों से ऋण लेकर राफेल विमान खरीदते हैं। लेकिन इस बार की मेक इन इंडिया योजना के तहत अधिकतर उत्पादन स्वदेशी होगा, इसलिए वित्त पोषण भारतीय बजट से होगा और विदेशी वित्त पोषण या ऋण लेने की संभावना कम मानी जा रही है। हालांकि सेनाओं और सरकार के भीतर रक्षा वित्त विभाग इस प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं और भुगतान की विधि तथा वित्तीय स्रोत पर अंतिम निर्णय के लिए अभी प्रक्रिया जारी है। नेपाल की नई अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कार्यभार संभालने के बाद कहा है कि जो लोग हाल की बर्बरता की घटनाओं में शामिल थे, उनकी संपूर्ण जांच कराई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार सत्ता का आनंद लेने के लिए नहीं आई है और 6 महीने से ज्यादा देश पर शासन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि नई संसद बनने के बाद वह जिम्मेदारी संभाल लेगी। सुशीला कार्की ने लोगों से सहयोग की अपील की और कहा कि उनकी प्राथमिकता देश में शांति बहाल करना, लोगों की आवाजाही को सहज बनाना, आर्थिक समानता बढ़ाना और भ्रष्टाचार खत्म करना है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी टीम घाटे की स्थिति सुधारने और देश को स्थिरता की ओर ले जाने का काम करेगी। रूस ने 13 सितंबर 2025 को सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल P-800 ऑनिक्स के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह एक सुपरसोनिक एंटी शिप और जमीनी हमला क्रूज मिसाइल है, जिसे बैस्टियन प्रणाली से लॉन्च किया गया है। रूस के प्रशांत बेड़े ने कुरिल द्वीप समूह में परमुशीर से लगभग 350 किलोमीटर दूर एक लक्ष्य पर मिसाइल दागी। P-800 ऑनिक्स मिसाइल को जमीन, जहाज, पनडुब्बी या विमान से लॉन्च किया जा सकता है। रफ्तार और पता लगाने में मुश्किल, यह 3000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से प्रहार कर सकती है, जिससे इसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। जब यह लक्ष्य के पास पहुंचती है तो पानी की सतह से केवल 10 से 15 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरती है, जिससे इसका पता लगाना कठिन हो जाता है। यह मिसाइल भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की सिस्टर मिसाइल मानी जाती है, क्योंकि ब्रह्मोस का डिजाइन इसी पर आधारित है। यह मिसाइल रूस के सैन्य शस्त्रागार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस परीक्षण को इसकी क्षमताओं को और बेहतर बनाने का संकेत माना जा रहा है। लंदन में एक बड़ा एंटी माइग्रेशन मार्च हुआ, जिसमें करीब 1,10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इस प्रदर्शन का नाम यूनाइटेड द किंगडम था और इसका नेतृत्व एंटी इमिग्रेशन एक्टिविस्ट टॉमी रॉबिन्सन ने किया। यह प्रदर्शनों का ब्रिटेन का इतिहास में सबसे बड़ा दक्षिणपंथी मार्च माना जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने देश में अवैध प्रवासियों के खिलाफ नारे लगाते हुए हमारा देश वापस चाहिए जैसे नारे लगाए। पुलिस ने बताया कि मार्च के दौरान कई बार पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ, जिसमें 26 पुलिस अधिकारी घायल हुए और 25 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस मार्च के दौरान स्टैंड अप टू रेसिज्म नामक विरोध प्रदर्शन भी हुआ, जिसमें लगभग 5000 लोग शामिल थे। दोनों प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की खबरें आई। पुलिस ने भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात करके स्थिति को नियंत्रित किया। यह मार्च यूरोप में बढ़ रहे प्रवास संबंधी तनाव,
दक्षिणपंथी ताकतों के बढ़ते प्रभाव और राष्ट्रीय सुरक्षा व संस्कृति की चिंताओं के बीच हुआ, जिसके चलते यह विषय अंतर्राष्ट्रीय रूप से चर्चा में है। भारत पाकिस्तान के आगामी मुकाबले का एशिया कप 2025 में सभी फैंस को बेसब्री से इंतजार है। यह मैच 14 सितंबर 2025 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम यूएई में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। यह ग्रुप स्टेज मुकाबला है जिसे टूर्नामेंट का हाई वोल्टेज मैच माना जा रहा है, जिसमें दोनों टीमें इस ग्रुप में हैं, उसमें ओमान और यूएई भी शामिल है। भारत को आईसीसी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल है, जबकि पाकिस्तान एशिया कप रिकॉर्ड्स को बेहतर करने के इरादे से मैदान में उतरेगा। भारत की कप्तानी सूर्य कुमार यादव करेंगे, उप कप्तान होंगे शुभमन गिल। पाकिस्तानी टीम की कप्तानी सलमान अली आगा के पास है। इस बार बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों बाहर हैं। सोनी टीवी पर इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला हमेशा ही बेहद तनावपूर्ण और रोमांचक रहा है। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाओं के बाद यह मैच और भी ज्यादा संवेदनशील हो गया है। भारत में इस मैच को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के हालिया बयानों ने भी मैच के पहले माहौल को और भी गर्मा दिया है। उन्होंने कुछ पूर्व भारतीय खिलाड़ियों पर कटाक्ष किया है, जिससे दोनों देशों के फैंस के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। पिछले साल 2020 इंटरनेशनल से विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास लेने के बाद टीम में एक नई ऊर्जा और युवा खिलाड़ियों का जोश देखा जा रहा है। गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद भारत ने टीम में ऑलराउंडर खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी है, जिससे बल्लेबाजों को गहराई मिली है। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ी अहम भूमिका निभाएंगे। विकेटकीपर के रूप में जितेश शर्मा को संजू सैमसन पर तरजीह मिली है। भारत ने एशिया कप 2025 में अपना पहला मैच यूएई के खिलाफ 9 विकेट से जीता है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। पाकिस्तान टीम में बाबर आजम और रिजवान जैसे खिलाड़ी नहीं हैं, जिससे टीम की बल्लेबाजी पर असर पड़ सकता है। पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 में अपना पहला मैच ओमान के खिलाफ खेला था। दुबई में भारत का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में काफी अच्छा रहा है। दुबई में दोनों टीमों के बीच खेले गए 2 मैचों में भारत को जीत मिली है। पिछले 5 सालों यानी सितंबर 2020 से सितंबर 2025 तक दोनों टीमों ने 5 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें भारत ने 3 और पाकिस्तान ने 2 मैच जीते हैं। भारतीय टीम अपने मजबूत बल्लेबाजी क्रम और आक्रामक खेल के साथ मैच में हावी रहने की कोशिश करेगी। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी साफ कर दिया है कि उनकी टीम आक्रामक तरीके से खेलेगी। चूंकि पाकिस्तान की टीम में कुछ प्रमुख खिलाड़ी नहीं हैं, तो भारत का पलड़ा भारी दिख रहा है। हालांकि भारत पाकिस्तान मैच में आंकड़े अक्सर मायने नहीं रखते और पाकिस्तान किसी भी दिन पलटवार कर सकता है। अगर दोनों टीमें सुपर 4 चरण और फाइनल में पहुंचती हैं, तो इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच 3 बार मुकाबला हो सकता है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच और मौसम दोनों ही आगामी भारत पाकिस्तान मैच पर अहम असर डालेंगे। पिच शुरू में तेज गेंदबाजों को उछाल और गति देती है, जिससे शुरुआती विकेट गिर सकते हैं, लेकिन बाद में बल्लेबाजों को स्ट्रोक खेलने में आसानी मिलती है। बीच के ओवरों में स्पिनर अहम भूमिका निभाते हैं, खासतौर पर जब गेंद पुरानी हो जाती है। इसलिए कुलदीप यादव और अक्षर पटेल जैसे स्पिनर्स को फायदा मिल सकता है। आंकड़ों के अनुसार दुबई में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम की जीत अधिक रही है। टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है। औसत 2020 स्कोर लगभग 144 का है, इसलिए यह पिच बहुत हाई स्कोरिंग बिल्कुल नहीं है, लेकिन टैक्टिकल बैटिंग और गेंदबाजी दोनों जरूरी रहती है। दुबई के मैच के दौरान तापमान लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की उम्मीद है। बारिश की कोई संभावना नहीं है। नमी 60 से 70% तक रह सकती है, जिससे खिलाड़ियों को फील्डिंग के दौरान थकान और पसीने की परेशानी हो सकती है। ओस के कारण दूसरी पारी में गेंदबाजों के लिए गेंद पकड़ पाना मुश्किल हो सकता है, इसलिए टीम रन का पीछा करना ज्यादा पसंद करेगी। मौसम साफ रहेगा, इसलिए मैच निर्बाध होगा, लेकिन फिजिकल फिटनेस और हाइड्रेशन खिलाड़ियों के लिए जरूरी होगा। पिच तेज शुरुआत और स्पिनर की रणनीति के लिए अहम होगी, जबकि ह्यूमिडिटी और ओस का दूसरी पारी पर असर पड़ेगा। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी बड़ा फायदा दे सकता है और फिटनेस व रन चेज महत्वपूर्ण रहेंगे।